हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्वनायक सीरीज़ के आगे के पार्ट्स के बारे में। और वीडियो के हिसाब से ये भाग 4 है। और ऑफ कोर्स की ओरिजिनल आरसी के अंडर 12 पार्ट्स आ चुके थे। और मेन स्टोरी में आगे सिर्फ 3 ही पार्ट्स आए आगे में। 13th पार्ट का नाम है सर्वग्रहण, 14th पार्ट का नाम है सर्व आयुध, 15th पार्ट का नाम है सर्व समर। एक बार मैं आपको इन सभी फुल कवर आर्ट दिखा देता हूँ। और ये तीनों ही कॉमिक्स RCSG द्वारा प्रिंट हुई हैं। हालांकि RCMG द्वारा ही इन कॉमिक्स को प्रिंट किया गया है, लेकिन बात वही है कि सर्वनायक सीरीज़ की जो टीम है वो RCSG के अंडर आती है। तो स्टोरी में ऑफ कोर्स की मेन स्टोरी लाइन तो जिसका कंट्रोल है वो नितिन मिश्रा जी के ऊपर ही है। तो जो वही कि वो जिस भी टीम में रहेंगे वो जो तो वही कैनन मानी जाएगी। तो एक बार मैं आपको फुल इसका कवर आर्ट दिखा देता हूँ। और ऑफ कोर्स ये सारी कॉमिक्स की MRP 500 रुपीज़ ही है। एक सेकेंड, ये इसका फुल कवर आर्ट है। आर्टो बहुत अच्छा है इस कॉमिक के कवर का। और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें अच्छी बताई गई हैं सभी कॉमिक्स में। अगेन बहुत अच्छा कवर आर्ट। और ओरिजिनल आरसी के अंडर तो 12 पार्ट्स आ चुके थे। और RCSG और RCMG द्वारा, हालांकि RCMG हाँ मतलब दोनों की तरफ से ही मेन जो स्टोरी है सर्वनायक की लास्ट पार्ट अभी तक यही आया है साल 2022 में। पिछले 2.5-3 सालों से अब नियर अबाउट 3 साल तो हो ही चुके हैं इस यहाँ तक कि कॉमिक्स को आए हुए। अपकमिंग पार्ट्स अभी आए नहीं हैं। तो सबसे पहले 13th पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि बात करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब ओरिजिनल आरसी ख़त्म हो चुकी थी और जब RCSG RCMG आए तो ऑफ कोर्स की जो पहले की सीरीज़ थी वो उसके ऊपर कोई काम तो हो नहीं रहा था। तो इस तरह मतलब इनके अलावा दूसरी कॉमिक्स के ऊपर काम हो रहा था। तो एक बार की तो उम्मीद टूट ही चुकी थी कि शायद सर्वनायक सीरीज़ के आगे पार्ट्स आएंगे कि नहीं। लेकिन देरी से ही सही आगे के पार्ट्स आए, जो कि बहुत अच्छी बात रही। और हाँ, मैंने इन तीनों कॉमिक्स में पढ़ा तो हुआ है ही। तो सही में जो सर्वनायक सीरीज़ है उसको इस साइज़ में पढ़ना एक अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो मतलब हालांकि सर्वनायक सीरीज़ को अब तो काफ़ी बार रिप्रिंट किया जा चुका है नॉर्मल साइज़ में, लेकिन RC को चाहिए कि जो प्रीवियस पार्ट्स हैं सर्वनायक के उनको भी इस साइज़ में रिप्रिंट करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ बड़े साइज़ में ही रिप्रिंट होने के काबिल है। तो कहानी की शुरुआत वही होती है कि समुद्र मंथन चल रहा होता है और नगीना ने गलगंड का आह्वान किया होता है जिस पर कालदूत भड़क जाते हैं। तो वो सब क्यों है वो तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार है। गलगंड के आने के पीछे भी कारण है, वो आपको इस पास सीक्वेंस के ज़रिए पता चलेगा। अगर आप खुद से इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ जो प्रकृति है और उसके भाई के बीच में गलगंड को लेके ही डिस्कशन चल रही होती है, वो भी बहुत ही मज़ेदार होती है। फ़िलहाल के लिए समुद्र मंथन का जो ये सीन है यहाँ पे ख़त्म है। सीन शिफ्ट होता है योद्धा और महारावण के युद्ध के बीच में। वही जब लास्ट में देखा था कि योद्धा ने महारावण को पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी इनकी लड़ाई यहाँ कंटिन्यू होती है।
इन सब चीज़ के पीछे भी कारण है भी, ऐसा क्यों है, क्यों मतलब योद्धा महारावण के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी। और सरवाइव सीरीज़ में शुरुआत में हमने देखा था ना कि योद्धा मतलब उस शिरोमणि स्वर्ण पानी में घुस जाता है जहाँ से उसको ढकमान को मिलता है, उसके पीछे भी मतलब वो सीन का मतलब क्या था वो भी आपको इसी सीन में पता चलेगा। दोबारा सीन शिफ्ट होता है समुद्र मंथन की ओर। हर तरफ तनाव ही तनाव है, और जो अगली अशुद्धि निकलती है वो बहुत खतरनाक रहती है। वो क्या करती है, एक अंधेरी नाम की करेक्टर होती है, मतलब अशुद्धि होती है। वो क्या करती है कि सारे ब्रह्मांड से रोशनी, मतलब खासतौर पे फिलहाल पृथ्वी पे सारी रोशनी को खींच लेती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा कर देती है। और अंधेरा करने से भी बहुत दिक्कत आएगी। तो ये अभी जूझ ही रहे होते हैं कि आसमान से, स्पेस से कोई अनजानी चीज़ धरती की तरफ रवाना हो चुकी होती है। ये देखो पूरी पृथ्वी ब्लैकआउट हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है वही जब देखा था कि नागराज ध्रुव विलन्स के अड्डे पे घुसे थे, तो वहाँ से ये एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। नागराज ध्रुव की लड़ाई चल रही होती है। बाद में ना एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे सूरमा कॉमिक्स में नागराज और परमाणु ने क्या किया था कि कुछ समय के लिए ही, मतलब जैसे नागराज परमाणु बन गया था, परमाणु नागराज बन गया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है कि जो नागराज होता है वो ध्रुव बन जाता है, जो ध्रुव होता है वो नागराज बन जाता है, विलन्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी की गई है। अब हर कोई ना त्रिफना मूर्ति के पीछे पड़ा होता है उसको हथियाने के लिए, सभी एड़ी चोटी का जोर जोर लगाते हैं, और जिसको रोकने के लिए नारद ध्रुव होते हैं। कि ऑफ कोर्स कि नारद तो त्रिफना मूर्ति को जानता है ही, उसकी पावर्स के बारे में जानता है ही, तो वो कहता है ध्रुव को कि किसी भी हालत में इस मूर्ति को इनके हाथ नहीं लगने देना। तो काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा होता है। और दूसरी तरफ नारद ध्रुव देखते हैं कि विसर्पी कैद में है, नारद छुड़ाता है, लेकिन वो पता चलता है कि वो विसर्पी नहीं होती, एक्चुअली में वो विश कन्या होती है, जो विसर्पी का रूप धारण करती है ट्रैप करने के लिए। तो इधर क्या होता है कि लास्ट में कहता है गुरुदेव और नागपाशा दोनों ही एक साथ कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मूर्ति हमें ही मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उसको पाने चक्कर में वो लोग बांकीलाल की समझदार में पहुंच जाते हैं, जहाँ बांकीलाल कॉमेडी में पूछ रहे कि क्या हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है वापस वही थोड़ा फ्लैशबैक का सीन है ध्रुव और गोजो का, कि अब तक भी ध्रुव और गोजो में क्या हुआ था, ये वो है ना। तो फिर थोड़ा सा ध्रुव की कहानी का पास सीक्वेंस दिखाया जाता है, कि ऑफ कोर्स हमने लास्ट टाइम उसको विदूषक से लड़ते हुए देखा था। एक्चुअली इसकी बैक स्टोरी में पता चलता है कि जो विदूषक है वो ध्रुव के मतलब जब ध्रुव बहुत छोटा था तो विदूषक पहले ही आया हुआ था, और उसने ध्रुव के दिमाग के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि ध्रुव के मन में डर बैठ गया था। तो अब उसके पेरेंट्स बड़े परेशान हो चुके थे कि इससे कैसे बचाएं। तो मतलब ध्रुव ऊंचाइयों से डरने लग गया था, क्योंकि वो विदूषक ने कुछ काम ही ऐसा किया था। तो जो जैकब अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास एक तरीका है कि हम ध्रुव की इसको, मतलब ध्रुव की इस डर से उसको निकाल सकते हैं। वो रहस्यमय शख्स और कोई नहीं, वो होता है कर्णवशी। अब क्या है कि जो कर्णवशी है वो ध्रुव के दिमाग में, मतलब ध्रुव के दिमाग से डर निकाल देता है, और ये भी निकाल देता है कि वो कभी विदूषक और खुद से मिला था। और इसी कारण की वजह से जब ये कर्णवशी और विदूषक ध्रुव से टकराए थे तो ध्रुव को याद नहीं था कि ये उनसे पहले मिल चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा
अच्छा सीक्वेंस रहता है डर के ऊपर। पर एक बात है कि स्टोरी भी अच्छी, बिग साइज में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, प्लस आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो ध्रुव अभी भी अपनी मुश्किल से जूझ रहा होता है, तो इधर ध्रुव परेशान, उधर अपना गोजो परेशान है, क्योंकि वो भी अपनी शक्तियों से लड़ रहा होता है, क्योंकि जो फिलहाल उसके लिए ही मतलब उसकी ओपोज हो चुकी है उसकी शक्तियाँ। कारण क्या है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका भी पास्ट सीक्वेंस बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब सीन शिफ्ट होता है स्वर्ग नगरी में। तो मतलब जो धनंजय का बेटा होता है वो ध्रुव विश्व उसकी बेटी को बताता है कि भी ध्रुव की वजह से पूरा काम ख़राब हुआ। वो सारी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। और इसमें वो जो क्लोन हमने देखा था ग्रैंड मास्टर रोबो का, वो जो 2 पार्ट की सीरीज़ आई थी, उसका फुल कनेक्शन इसके साथ है भी क्यों स्वर्ग नगरी तबाह हुई वगैरह वगैरह। तो ये सीक्वेंस भी काफ़ी मज़ेदार रहा। ये पार्ट तो यहाँ पर समाप्त होता है। सर्व आयुध। कहानी की शुरुआत होती है कि जो नागराज के बेटा होता है नागीश, वो एक अननोन समय काल में अपने आप पहुँच जाता है। नागराज मतलब नागेश जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ बंदे उससे निपटने के लिए आ रहे होते हैं। तो इधर पता चलता है कि उस समय धारा में चंडकाल और नासन दोनों इस चीज़ को विटनेस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत चंडकाल नागेश के बारे में बताता है और नासक को कि वो कौन है, किसका बेटा है ये वो। तो बहुत कुछ मज़ेदार है। हालांकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वो अजीब लगी इनके कॉस्ट्यूम को देख के। जो इनकी कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी हद तक ध्रुव से मैच करती है। हो सकता है कि कारण कुछ और हो, लेकिन लगा कि शायद थोड़ा बहुत लिंक हो सकता है। इधर नागेश और उन कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है, और इधर एक रहस्यमय शख्स जो कर्ण के फॉर्म में है, तो वो एक चीज़ बोलता है कि आदरने की भविष्यवाणी सच निकली। तो बोलता है कि मुझे आदरने को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर बाद में पता चलता है कि वो जो रहस्यमय शख्स था वो और कोई नहीं, वो परमाणु का कोई वंशज है, और फ्यूचर का परमाणु आदरने के सामने आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुराने मतलब जो हीरोज़ हैं पहले जो प्रेजेंट टाइम के, उनकी मूर्तियाँ जैसे नागराज, स्टील, परमाणु और ध्रुव। तो परमाणु बताता है आदरणीय को कि नागेश इस समय धारा में पहुँच चुका है। तो ऑफ कोर्स की जो आदरणीय होते हैं वो बोलते हैं कि सभी हीरोज़ को इकट्ठा करो। तो थोड़े बहुत मतलब वो लोग सबसे पहले ध्रुव विश्व को कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बाद में बाकी को करेंगे। तो इधर क्या होगा कि जब अभी फ़िलहाल सभी हीरोज़ बिजी हैं, तो तब तक के लिए फिर परमाणु पूछ सब क्या किया जाए। तो आदर ने बोलता है कि इसका मतलब इस चीज़ जो मिशन है इसको लीड मैं करूँगा। और पता चलता है कि वो आदर ने और कोई नहीं, वो होता है इंस्पेक्टर स्टील। और यहाँ पे एक रहस्यमय शख्स भी है, और वो रहस्यमय शख्स अपने मन में ये बातें बोल रहा होता है कि मेरा अंदेशा सही था, ये वही है, वर्तमान काल का इंस्पेक्टर स्टील उर्फ अमर। अभी सोचने वाली बात यह है कि अब ऑफ कोर्स कि काफ़ी साल निकल गए होंगे, तो स्टील का अमर का दिमाग अब तक कैसे प्रिजर्व रहा है। और बाकी हीरो से छोड़ चले गए, लेकिन ये अलग ही टेक है अभी क्यों इंस्पेक्टर स्टील आदरणीय के रूप में जाना जाता है फार फ्यूचर में। तो सीन वापस शिफ्ट होता है नागेश, चंडकाल और नासक के बीच में। तो इन कैरेक्टरों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती है, बहुत मज़ेदार रहती है। और थोड़ा बहुत नासक अपने और भोकाल की पास्ट सीक्वेंस को याद कर रहा होता है।
इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि बाद में क्या करता है कि पहले तो खुद लड़ता है, तो ऑफकोर्स खुद तो उसको हरा नहीं पाता नागिश को। तो बाद में क्या करता है कि वो एक ट्रिक चलता है। वो क्या करता है कि वो जो पूर्व काल के हीरो है भोकाल और तुरीन, उनका जो पहला पुत्र था उसको बुलाता है, जो कि होता है त्रिकाल। और ये सीन यहाँ पे शिफ्ट ख़त्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कि वही जहाँ पे हरू लोग और गलगलीचा के बीच में लड़ाई चल रही होती है। दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही होती है, और पता चलता है कि जो गलगलीचा होता है वो किसी को संदेश भेजता है। और इसी दौरान जैसे वो हरू प्राणी बोलते हो तो तुमने इनको ही बुलाया था, तो ये बोलता है कि मुझे पता था कि आप मेरी ये बात सुन के आ जाओगे। तो पता चलता है कि गलगलीचा ने किसी और को नहीं, ड्रैगन किंग का आह्वान किया था। और इसको लास्ट टाइम इसी की कॉमिक में देखा गया था, उसके बाद सीधा यहाँ पर देख रहे हैं हम ड्रैगन किंग को। सीन शिफ्ट होता है एक बोड्रेलो और का, यहाँ पे भी एक अलग सीन चल रहा होता है। बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस है। और यहाँ पे कोई रस्म आकृति समाधि लगाए बैठा हुआ है। वैसे पढ़ने में फुल थ्रिल हो रहा जैसा वो फील आ रहा था इसको। तो पता चलता है कि वो रहस्यमय आकृति और कोई नहीं, भूतनाथ है, जो बोड्रेलो को घसीट के लेके जा रहा है चेन से बांध कर। सीन वापस शिफ्ट होता है ध्रुव और गोजो की तरफ। तो और गोजो जो है वो अपने ही अब पास सीक्वेंस से सामना करने जा रहा है। और जो पुराने समय का जो अपना गोजो है उसका कनेक्शन योद्धा से भी है। वो क्या है कनेक्शन, वो पढ़ना जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आर्ट और कलरिंग स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तीनों ही पार्ट्स के। अगर बाई चांस फ्यूचर में अगर इससे पहले के पार्ट्स को जो ओरिजिनल में आए थे अगर इनको बिग साइज भी रिप्रिंट किया तो शायद मैं ख़रीदूँगा, क्योंकि सही में इस सीरीज़ को बिग साइज में एक्सपीरियंस करना एक अलग ही चीज़ है। तो मतलब गोजो का जो पास सीक्वेंस होता है वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। क्या है क्या नहीं ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छी बात ये रही कि जो ये सीक्वेंस है ये विश्व फुल मतलब बिना सीन काटे पूरा ही बताया गया है, जो कि पॉजिटिव चीज़ रही इसके लिए। और सीन वापस शिफ्ट होता है ध्रुव की तरफ, क्योंकि क्या है कि जो ये कंपटीशन है इसको गोजो ने जीत लिया है। क्योंकि अपने डर पे काबू सबसे पहले गोजो नहीं पाया, जबकि ध्रुव अभी भी उलझा हुआ है। तो यहाँ पे भी सीन बड़ा सही रहता है कि अब देखना पड़े कि ध्रुव कैसे ओवरकम करेगा। ध्रुव भी ओवरकम कर लेता है, लेकिन वही बात है कि गोजो बाजी मार लेता है। अब अगला कंपटीशन स्टार्ट होता है बुद्धि पासा का। अब इसमें यहाँ से बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है। अब क्या है कि दोनों करेक्टर्स के हाथ में डाइस दे दी जाएगा। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, वो क्या करेंगे, मतलब युगम समझाता है कि ऐसे ही मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। अब क्या है कि आप क्या करो, जैसे मान लो कि ध्रुव लड़ाई करने मतलब गोजो से टकराने के लिए किसी भी टाइमलाइन किसी भी मतलब यूनिवर्स में से किसी हीरो या विलन का आह्वान कर सकता है। और जो गोजो है वो खुद अटैक या डिफेंस करने के लिए दूसरे हीरो या विलन का वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ध्रुव चलो आगे बताता हूँ। तो ये बेसिक रूल है। तो युगम और अवधि सारा रूल समझाते हैं इन दोनों को कि ऐसा ऐसा है। तो सबसे पहले
गोजो ही चाल चलता है। वो क्या करता है कि वो नरकनाशक के यूनिवर्स में से नरहरि का आह्वान करता है। अब ये है कि अब जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे, ये मतलब चाहे आतंकहर्ता यूनिवर्स के चाहे नरकनाशक यूनिवर्स में, वो उनके ओरिजिनल रूप नहीं होंगे, उनके प्रतिरूप होंगे। तो नरहरि को उतार दिया गया, तो जो अपना ध्रुव है ये डिफेंस के लिए आह्वान करता है परिरक्षक भोकाल का। तो यहाँ पे परिरक्षक भोकाल और नरहरि के बीच में मुकाबला चल रहा होता है। और ऑफ कोर्स कि ये लोग, क्योंकि इनका काम सिर्फ एक दूसरे से लड़ना नहीं है, जैसे इसका काम है ध्रुव से लड़ना और उसका काम है गोजो से लड़ना। तो काफ़ी भयंकर लड़ाई चल रही होती है और सारे हीरोज़ इन सब चीज़ों को विटनेस कर रहे होते हैं। पर ये तो अभी शुरुआत है, आगे धमाका होने वाला है। तो अब यहाँ मैं सीन शिफ्ट होने से पहले जो गोजो होता है वो इस पार्ट के अंत में आह्वान करता है नरकनाशक नागराज का। ऑफ कोर्स कि ये नरकनाशक नागराज का प्रतिरूप ही है, क्योंकि अब मैंने बताया कि जितने भी कैरेक्टर्स अभी आएंगे इस स्पर्धा में वो इनके प्रतिरूप ही होंगे। तो यहाँ पे मतलब ये जब ये सीन आया था बहुत मज़ेदार लगा हुआ था कि ऑफ कोर्स कि कौन नहीं देखना चाहेगा कि तीनों नागराज को एक साथ, तीनों ध्रुव हो गए या मल्टीवर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी को एक साथ देखना। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस कि जहाँ पे विदूषक ने नक्षत्र को मार दिया था, और यहाँ पे कुछ और ही सीन चल रहा होता है। और यहाँ पे अराका नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है। अब मुझे इस कैरेक्टर का कुछ आइडिया नहीं है कि कौन है क्या है, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सर्वसंभव इस कहानी की शुरुआत ही होती है कि ब्राह्मण रक्षक के हेडक्वार्टर में प्रोबोट और ये कैरेक्टर सुपर इंडियन को बुलाते हैं, लेकिन वो ये सुपर इंडियन इन लोगों से बहुत बुरी तरह से पेश आता है। ऑफ कोर्स इनका मकसद तो ये था कि अब हीरोज़ तो है नहीं, तो किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये बदतमीज़ी शो करता है। तो लास्ट में प्रोबोट तंग आकर सुपर इंडियन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे ही सुपर इंडियन बाहर जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही चीज़ चल रहा होता है। वो अपने को नायक भी नहीं मानता। जब वो निकल रहा होता है तो हॉल में हीरोज़ का फ़ोटो फ्रेम लगा होता है, तो वो पूरे इमोशनल हो जाता है। और सुपर इंडियन वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो वो जो रहस्यमय आकृति थी जो जिसको हमने स्पेस में से उतर देखा था, ये वही है। और आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कौन है। तो सीन वापस शिफ्ट होता है ड्रैकुला और नर्क दूत के बीच में, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही होती है। और ऑफ कोर्स इस लड़ाई में सिल्विया भी है। और जैसे मैं बताया कि इस लड़ाई में सिल्विया भी है, और जो बेबी है वो ड्रैकुला के वश में आई हुई है। तो ऑफ कोर्स कि तो इसलिए बेबी ड्रैकुला का साथ दे रही है। तो लड़ाई बहुत ही खींची चल रही होती है, मतलब पूरी तरह से खींच रही होती है। तो वहाँ पे एंट्री होती है गुण की, जिसको हमने ड्रैकुला सीरीज़ में देखा था। और यहाँ पे ये लोग अपने उसमें कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एंथनी, लोरी, कपाल कुंडला, प्रेत अंकल, ये सभी लोग निशाचर से भिड़ रहे होते हैं। अब बाद में मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स कि जो एंथनी वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ये कैरेक्टर जो निशाचर है वो बहुत काफ़ी पावरफुल होता है। तो वहाँ पे अघोरी का एंट्री हो जाती है। तो अघोरी कहता है कि मुझे इसके अंदर किसी की दुष्ट आत्मा का संकेत मिल रहा है। तो अघोरी क्या करता है कि निशाचर की बॉडी में समा जाता है। उसको पता चलता है कि निशाचर तो कब का मारा जा चुका है, उसकी बॉडी को कंट्रोल तंत्रा कर रहा होता है, वही जिसको हमने अग्रज सीरीज़ में देखा था। तो इधर क्या है कि अघोरी और तंत्रा की आत्माओं के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो इस सीन के अकॉर्डिंग
अघोरी ने तंत्र को ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो निशाचर की बॉडी है वो क्या बोलते निष्क्रिय हो जाती है। तो ये लोग बोलते हैं कि चलो इसको इसकी बॉडी को ज़मीन में गाड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है समुद्र मंथन की ओर। क्योंकि ऑफकोर्स कि इसी सीन में राजकुमारी सबरीना भी आ जाती है, जिसको हमने एक ध्रुव की पुरानी कॉमिक में देखा था। तो अंधेरा फिर भी बहुत फैल रहा होता है कि इनकी शक्ति अभी नहीं होती कि उजाला कर सके। तो वहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खींच रही होती है कि ऑफकोर्स कि अंधेरे की वो होता है कि अंधेरा फैलाना है, इन कैरेक्टर को होता है कि उजाला लाना है। तो बहुत संघर्ष चल रहा होता है। फिर क्या होता है कि अंधेरी तो ओवर पावर कर जाती है उन लोगों को। फिर बाद में क्या होता है कि जो वो रहस्यमय आकृति होती है चमक वाली, वो और कोई नहीं, वो गोल्ड हार्ट होती है। हालांकि इस कैरेक्टर के बारे में मैंने मतलब कभी कॉमिक पढ़ी नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में सुना ज़रूर है। और सुना ये भी है कि इस कैरेक्टर के ऊपर जो सीरीज़ पहले कभी आई थी उसको रिप्रिंट किया गया है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मन तो नहीं है, लेकिन अगर बाद में अगर मन किया तो पक्का गोल्ड हार्ट सीरीज़ भी खरीदूँगा। तो गोल्ड हार्ट आते ही उन अंधेरी के ऊपर हमला करता है। तो यहाँ पे मसीहा की भी एंट्री हो जाती है किसी अलग ही जगह पे। तो किससे लड़ रहा है मसीहा वो आपको पढ़ के पता चलेगा। और यहाँ पे आपको सी थ्रू भी देखने को मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है कि ब्लाइंड डेथ जो होता है वो किंग कोबरा और पोलका के सामने होता है। और इन दोनों ने बच्चों को बंधक बनाया होता है और ब्लाइंड डेथ को ब्लैकमेल करने के लिए। तो थोड़ी कंडीशन यही है कि ब्लाइंड डेथ हमला अगर करेगा तो बच्चों को मार दिया जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लाइंड डेथ जानबूझ के पिट रहा होता है। और इधर हम देखोगे तो ज़मीन के अंदर जिसको गाड़ा गया था निशाचर, उसकी बॉडी को दिखाया गया है और उसके आसपास कुछ काली शक्तियाँ भी दिखाई गई हैं, जिसका कोई ना कोई महत्व तो है। और इधर ब्लाइंड डेथ पिट रहा होता है तो उसको बचाने के लिए एंट्री हो जाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स की प्रोबोट और ये सब सीन देख रहे होते हैं। किसकी एंट्री होती है? सुपर इंडियन की। अब सुपर इंडियन की एंट्री से सभी लोगों को हौसला मिल जाता है और ऑफ कोर्स कि वो दोनों पे भारी पड़ जाता है, पोलका और उस पर किंग कोबरा के ऊपर। तो सीन शिफ्ट होता है कुछ अननोन कैरेक्टर्स की और ये भी एक मज़ेदार सीक्वेंस है जिसको अब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार सीन है। अब सीन वापस असली सीन शिफ्ट होता है। तो हमने देखा था कि पिछले पार्ट में गोजो ने नरकनाशी नागराज का आह्वान किया था। तो ये पहली बार था कि ध्रुव नरकनाशक नागराज के सामने खड़ा था। हालांकि ऑफ कोर्स कि उसका प्रतिरूप है, लेकिन ध्रुव ने तो देखा पहली बार ही है। नरकनाशक नागराज ध्रुव के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसको मतलब उसके स्टाइल को देखते ही ध्रुव भी बहुत शौक हो जाता है और इसके साथ साथ बाकी हीरोज़ भी शौक हो जाते हैं, खासतौर पे विश्वेश नागराजम। तो नरकनाशक नागराज से बचने के लिए ध्रुव आह्वान करता है आतंकहर्ता नागराज का। ऑफ कोर्स ये भी एक प्रतिरूप है। अब यहाँ से मेन चीज़ें चालू होती है। जैसे ही आतंकहर्ता नागराज का आह्वान होता है तो ध्रुव के मुंह से एक डायलॉग बुलवाया जाता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ये आतंकहर्ता नागराज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। तो इस डायलॉग का यहाँ पे होना कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति सीरीज़ को लेके कोई सीन तो है, जिसको यहाँ पे एक तरह से रेफरेंस के लिए ड्रॉप किया गया है। सभी लोग इसको देख रहे होते हैं। यहाँ पे नागराज वर्सेस नागराज चल रहा होता है। तो काफ़ी मज़ेदार लड़ाई रहती है इन दोनों में।
और यही वो पल होता है कि जहाँ विश्वेश्वर नागराज अपने ही दोनों ही रूपों को देख रहा है। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था इस पूरी कॉमिक का कि एक ही फ्रेम में तीनों नागराज को एक साथ दिखाया गया। हालांकि जब बात लग गया कि दो नागराज दूसरी तरफ एक नागराज वो ये, लेकिन एक फ्रेम में तीनों को देखने की अलग ही बात है। लेकिन असली मज़ा तब आएगा, जैसे चलो फिर भी प्रतिरूप हैं, लेकिन असली मज़ा तब आएगा कि अगर बाई चांस फ्यूचर पार्ट्स में, अपकमिंग पार्ट्स में अगर इनके ओरिजिनल रूप भी आ जाएं दोनों नागराजों के, और ये नागराज और बाकी दो नागराज तीनों एक साथ फ्रेम शेयर करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आतंककर्ता नागराज और नरकनाशी नागराज के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जो ऑफ कोर्स दोनों ही ब्रह्मास्त्र हैं और दोनों में से कोई हार नहीं मानता। और इधर बहुत भयंकर लड़ाई चल रही होती है, और इधर जो हीरोज़ हैं प्रेजेंट के, उनमें भी वही है कि कांटों की टक्कर चल रही, मतलब ये डिस्कस करते हैं कि दोनों के बीच में कांटों का टक्कर चल रहा होता है। और इधर गोजो परिरक्षक भूकाल से उलझा हुआ है, तो गोजो अपनी रक्षा के लिए आह्वान करता है बोकारक्ष का। बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस ये सब चल रहा होता है। जब मैंने ये यहाँ से जब सारा पार्ट पढ़ा था बहुत मज़ा आया था, गूज बम्स आ गए थे। अब क्या है कि जो ध्रुव होता है वो क्या करता है, अब क्योंकि देखो गोजो ने आह्वान किया पोकारक्ष का, अब जो अपना ध्रुव है वो आह्वान करता है आक्रमण के लिए क्रोध केतु कोबी का। यहाँ पे अब क्रोध केतु कोबी की भी एंट्री हो चुकी है। ऑफकोर्स ये सभी के सभी प्रतिरूप हैं, लेकिन हाँ प्रतिरूप ही सही, लेकिन इनको देखना एक अपने आप में बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो ये सारा सीन बहुत ही मज़ेदार चल रहा होता है। और उधर जो गोजो है वो अपनी रक्षा के लिए आह्वान करता है धनाधन डोगा का। अब क्या है कि धनाधन डोगा भी आ चुका है, क्रोध केतु कोबी भी आ चुका है, तो इन दोनों को देखकर और मेन टाइमलाइन के डोगा और भेड़िए दोनों ही हैरान हैं। सभी एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। डोगा बोलता है कि ये जो धनाधन के पास है वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, और क्रोध केतु कोबी कुछ ऐसा करता है तो बाद में जो अपना ओरिजिनल भेड़िया होता है वो बोलता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी। तो ये सीन काफ़ी मज़ेदार चल रही होती है। शुक्राल का भी आह्वान हो चुका है ध्रुव द्वारा, मतलब शुक्राल के वेरिएंट का। इधर नारा चल रहा है, और इधर क्या करता होता है कि जो अपना गोजो होता है वो आह्वान करता है आतंककर्ता नागराज की समयधारा से ध्रुव का। मतलब ध्रुव अपने ही रूप को देखकर बहुत शौक हो जाता है, और ऑफ कोर्स कि अब तो ध्रुव वैसे ध्रुव भी हो रहा है, और जो मेन टाइमलाइन का ध्रुव है बहुत ही ज़्यादा एक तो शौक में है, दूसरा अपने ही रूप वेरिएंट से वो जीत नहीं पा रहा। ध्रुव कोशिश तो करता है लेकिन अपने ही वेरिएंट से पार नहीं पा पाता होता। तो बहुत ही मज़ेदार सीन चल रहा होता है। और इधर परिरक्षक भूकाल और गोजो के बीच में लड़ाई चल रही होती है। उधर शुक्राल भी अपना लगा हुआ है वेरिएंट, उसका क्रोध के केतु कोबी और बोकारक्ष के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और ये फुल सीन बहुत ही मज़ेदार डबल स्प्रेड में। तो क्या होता है कि इधर क्रोध केतु कोबी और धनाधन डोगा के वेरिएंट जब एक दूसरे लड़ रहे होती हैं तो क्रोध केतु कोबी का जो गदा होता है वो डोगा के मांस के लग जाता है और वो मांस उसका हट जाता है। तो अब क्या होता है कि अब ऑफकोर्स कि धनाधन डोगा का मांस उतर जाता है, तो उसका मांस उतरते ही ओरिजिनल टाइमलाइन के भेड़िया और डोगा दोनों शौक हो जाते हैं कि ऑफकोर्स कि डोगा एक म्यूटेंट होता है। और ये सीन देखने के दौरान ही जैसे डायलॉग है कि एक पल के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया था, सभी शौक नागराज नरकनाशी नागराज को तो पता है ही, आतंककर्ता नागराज शौक में है, दोनों ध्रुव शौक में हैं। तो वो ठीक है कि अब धनाधन डोगा इस स्पर्धा से बाहर हो जाता है परिरक्षक भूकाल के वेरिएंट की वजह से। तो गोजो आह्वान करता है पर कर नहीं पाता,
क्योंकि शुक्राल का वेरिएंट उसको रोक लेता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि वो गोजो किसका आह्वान करने वाला था। और इधर नागराज वर्सेस नागराज चल रहा है, ध्रुव वर्सेस ध्रुव चल रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सीन है। अब इस सीन में क्या होता है कि नरकनाशक नागराज और आतंकहर्ता के बीच लड़ाई चल रही होती है, दोनों एक दूसरे पे ब्लास्ट मार रहे होते हैं। तो नरकनाशक नागराज होता है वो अग्नि का आह्वान करता है और आतंकहर्ता नागराज के शरीर को जला देता है। और इसी पल में क्या होता है कि जो आतंकहर्ता नागराज का शरीर होता है वो भस्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक चमत्कारी चीज़ होने वाली है। अब आतंकहर्ता नागराज जब भस्म में तो कन्वर्ट हो ही चुका है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो नागराज की आतंकहर्ता नागराज की राख है वो वापस से रिफॉर्म होने लगती है अपने ही रूप में। अब यहाँ से क्या होती है, दोबारा से आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज की लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले मैं आगे पेजों में बढ़ूँ तो जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे दिमाग में एक थ्योरी आ रही है क्षतिपूर्ति सीरीज़ को लेके, कि जब हमने वीरगति के एंड में आत्महत्या को नागराज के मतलब शरीर को जलते हुए देखा था, और क्षतिपूर्ति में हम एक तरह से देखा जाए तो हम तीनों नागराज को देखने हैं। एक तो ऐसे ही अपने हरे भरे रूप में नागराज, जिसको लेके मेरी थ्योरी ये है कि वो शायद विश्ववश नागराज है, और जो मसाया हमने देखा है वो शायद अपना आत्महत्या नागराज है, और जो तीसरा आया था जो ज़रबे के साथ था वो नरकनाशक नागराज है। तो मेरी थ्योरी अब इस सीन को देख कर तो यही लगती है कि जिस तरह से यहाँ पे अपनी ही राग से आत्महत्या नागराज रिफॉर्म हुआ है, अगर व्हाट इफ़ कि जब आत्महत्या नागराज की बॉडी को जला दिया गया था और बाबा गोरखनाथ वहाँ से चले गए थे, तो ऐसा पॉसिबल है कि आत्महत्या नागराज जो है वो भी रिवाइव कर गया हो, लेकिन फ़र्क ऐसा होगा कि उसकी मतलब उसका रंग रूप बदल गया और उसकी याददाश्त मिट गई। तो आई थिंक ये एक तरह से हिंट ही है इस सीन के ज़रिए कि शायद आत्महत्या नागराज इसी वजह सर्वाइव कर चुका हुआ। और ऐसा क्यों है, ये इसके पीछे भी मेरी एक थ्योरी है कि देखो क्या है कि हमें इतना पता है कि जो आत्महत्या और नागराज और विश्ववश नागराज है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई विश्ववश नागराज को मारेगा तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स विश्ववश नागराज भी शायद ऐसे ही रिफॉर्म हो सकता होगा जो चीज़ हमने आत्महत्या नागराज से देखी। तो आई थिंक कि अगर किसी विलन को अगर नागराज को मारना है तो उसे एक ही समय में विश्ववश नागराज और आत्महत्या नागराज को एक साथ मारना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी एक को मारा तो वापस से रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों नागराज के बीच में कनेक्शन है। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो इधर ध्रुव वैसे ध्रुव चल रहा होता है, और इधर ध्रुव का वेरिएंट एक अलग ही चीज़ बोल देता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो ध्रुव, कि मुझे ये मूव्स मेरे गुरु ने सिखाए हैं, ग्लोबल सर्कस के स्ट्रॉन्गमैन ग्रैंड मास्टर जुबिस्को ने। अब ग्लोबल सर्कस जो है वो जुपिटर सर्कस का राइवल था, और उसने ये बात बोल दी तो जो मेन टाइमलाइन का ध्रुव है उसकी दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और उसके मन में सैकड़ों सवाल खड़े होते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है वनपुत्र की ओर, और जो वनपुत्र होता है वो एक रहस्यमय कैरेक्टर से उलझ जाता है, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मेन सर्वनायक की स्टोरी अब मतलब यहाँ अब तक 15 पार्ट्स हो चुके हैं, 15+1 प्रोलोग अगर आप युगांतर को मिला लो। मेन स्टोरी लाइन में अब तक 15 पार्ट्स आ चुके हैं, अभी तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आया। इसके वैसे नेक्स्ट पार्ट का नाम सर्वप्रहार रखा गया है, और उसके ऐड में विसर्पी और नागरानी को फीचर किया गया है। उम्मीद तो यही करते हैं कि इसके अपकमिंग पार्ट्स जल्दी आ जाएं। और फ़िलहाल के लिए तो जो ये सर्वनायक सीरीज़ का है ये भाग 4 को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अपकमिंग पार्ट्स तो आए नहीं। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं चालू करूँगा सर्वनायक विस्तार के ऊपर वीडियो बनाने का काम चालू कर दूँगा, वो भी शायद 1 या 2 भाग में आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।